तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के लिए पहले हम अपना वही पुराने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक फार्मर था जिसने क्या प्रोड्यूस किया, वीट। फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया वो कितने रुपए का था, 100। फार्मर ने ये वीट किसको दे दिया, मिलर को, जिसने इस वीट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोर में, आटे में। अब इस फ्लोर की वैल्यू कितनी हो गई, इस फ्लोर की वैल्यू कितनी हो गई, 400। फिर मिलर ने ये किसको दे दिया, बेकर को, जिसने इस फ्लोर से क्या बनाई, ब्रेड। इस फ्लोर से क्या बनाई, ब्रेड। ये ब्रेड कितने रुपए की, 800 रुपीज की। ये हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको यही चीज बताई थी कि कुछ इस तरीके से चलता है। तो फार्मर ने अपना वीट किसको सेल किया, फार्मर ने अपना वीट किसको सेल किया, मिलर को। मिलर ने अपना फ्लोर किसको सेल किया, बेकर को। बेकर ने अपनी ब्रेड किसको सेल करी होगी, फाइनल कंज्यूमर को। तो इस तरीके से कुछ डीलिंग हुई होगी, कुछ इस तरीके से इनके बीच में डीलिंग रही होगी। इसने 100 रुपए का वीट मिलर को दिया, इसने 400 रुपए का फ्लोर बेकर को दिया, इसने उस ब्रेड 800 रुपीज की ब्रेड कंज्यूमर को दी। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे ये है, क्या फार्मर के लिए अपना वीट ही फाइनल गुड नहीं है? क्या फार्मर के लिए अपना वीट ही फाइनल गुड नहीं है? बिल्कुल है। फार्मर तो कहेगा जी मेरे लिए जो है यही है, तो 100 रुपए इसकी वैल्यू ले लो, प्लस फिर मिलर कहेगा मेरे लिए तो मेरा फ्लोर ही मेरा फाइनल गुड है, तो 400 रुपए इसकी वैल्यू ले लो। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू एडेड में हमें कौन से गुड्स की वैल्यू लेनी होती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू। कौन से गुड्स की वैल्यू लेनी होती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू। अब फार्मर के लिए उसका वीट उसका फिनिश गुड है, मिलर के लिए उसका फ्लोर उसका फिनिश गुड है, एंड बेकर के लिए उसकी ब्रेड उसका फिनिश गुड है। मैंने सबकी वैल्यू प्लस करी और सबकी वैल्यू प्लस करके कितना आया, 1300। यानी कि कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है, 1300। लेकिन क्या ये 1300 एक्यूरेट वैल्यू है? क्या ये 1300 एक्यूरेट वैल्यू है? इसको जरा चेक करते हैं, लेट्स चेक। जब हम फ्लोर के 400 रुपीज को देखते हैं तो फ्लोर के 400 रुपीज के अंदर वीट के 100 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब हम ब्रेड के 800 रुपीज को देखते हैं तो इसके अंदर फ्लोर के 400 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बिकॉज अगर आप सोचें, अगर 2-3 रॉ मटेरियल्स को 2-3 रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक फिनिश गुड बनता है, तो उस फिनिश गुड के अंदर इन रॉ मटेरियल की वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर आप नोटिस करें, यहां पर हमने वीट की वैल्यू को यहां पे भी काउंट कर लिया, और फिर वीट की वैल्यू ब्रेड की फ्लोर की वैल्यू के अंदर भी थी। तो एक चीज की वैल्यू कितनी जगह काउंट हो गई, 2 बार। इधर चलें, फ्लोर की वैल्यू 400 रुपए तो है ही, लेकिन इस 800 रुपए के अंदर भी फ्लोर की वैल्यू है, तो फ्लोर की वैल्यू भी कितनी बार काउंट हो गई, 2 बार। एक चीज की वैल्यू हम 2-2 बार काउंट किए जा रहे हैं, एक ही चीज की वैल्यू हम कितनी बार काउंट किए जा रहे हैं, 2 बार। तो क्या ये हम गलत नहीं कर रहे? आउटपुट कितने का हुआ है, फाइनल आउटपुट हुआ कितने का है, 800 रुपए का, लेकिन हमने जिस तरीके से कैलकुलेट किया इस तरीके से वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1300 रुपए। अब ये चीज तो हमने गलती करी, अगर ये पूरी इकोनॉमी गलती करे तो कितने लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, कितने लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। हमारी इकोनॉमी में जितना आउटपुट हुआ भी नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी में जितना फिनिश गुड होगा भी नहीं, ऑन पेपर उससे ज्यादा दिखेगा। इस चीज को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब एक ही चीज की वैल्यू एक से ज्यादा बार क्या हो जाए, काउंट। जैसे वीट की वैल्यू यहाँ तो 100 रुपीज काउंट हुई, लेकिन फ्लोर के 400 रुपीज के अंदर भी तो है, तो अगर मैं दोनों बार ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग। सेम फ्लोर की वैल्यू अपनी 400 रुपीज है तो मैंने एक बार ले ली, लेकिन जब 800 के अंदर भी इसकी वैल्यू ऑलरेडी है तो ये 2 बार काउंट नहीं कर लिया। इसी चीज को बोलते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग करने से हम आउटपुट को जरूरत से ज्यादा एस्टिमेट लगा लेते हैं, हम आउटपुट का ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं, एंड ओवर एस्टिमेशन तो एक इकोनॉमी के लिए अंडर एस्टिमेशन से भी बुरा होता है। ओवर एस्टिमेशन तो इकोनॉमी को अननेसेसरीली बूस्ट करके दिखा रहा होता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब प्रॉब्लम तो बता दी,
मैं भी आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन क्या पहले आपको प्रॉब्लम समझ आई? क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम का नहीं पता तब तक आप सॉल्यूशन की बात तो कर ही नहीं सकते। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा, एक चीज की वैल्यू को कितनी बार इंक्लूड करना है? एक बार। व्हीट की वैल्यू एक बार आनी चाहिए, फ्लोर की वैल्यू एक बार आनी चाहिए, ब्रेड की वैल्यू एक बार आनी चाहिए। अगर तुम खुद सोचो ना, ब्रेड फाइनल आउटपुट है, ब्रेड फाइनल आउटपुट है, इसके अंदर इससे पहले की जितनी भी चीजें हैं सबकी वैल्यू ऑलरेडी है। जो फाइनल आउटपुट है उसके अंदर उससे पहले की जितनी भी चीजें थी उन सबकी वैल्यू ऑलरेडी है। जब ब्रेड के अंदर इन सबकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उनको बार बार अलग अलग काउंट करने की जरूरत क्या है? तो इसलिए एक चीज की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा बार काउंट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इट विल बी नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो हमारी इकोनॉमी को ओवर एस्टिमेट करेगा, जो हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा? ओवर एस्टिमेट। एंड ओवर एस्टिमेशन एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकता है, गलत हो सकता है। अब इस चीज से बचने का तरीका क्या है? इस चीज से बचने के कितने तरीके हैं? दो। इस चीज से बचने के कितने तरीके हैं? दो। एक को बोला जाता है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरे को बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। दोनों को देखते हैं। अब सही तरीके से किस तरीके से एस्टिमेट करना चाहिए, हमें एक्चुअल में अब असली वाला वैल्यू एडिशन सीखना है कि एक्चुअल में इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसेस में कितना वैल्यू ऐड हुआ, चेक करते हैं। उसके लिए आप क्या करो? फाइनल आउटपुट मेथड के लिए आप क्या करो? सबसे आखिरी वाला आउटपुट क्या है? सबसे आखिरी चीज क्या बनी थी? क्या बनी थी? ब्रेड। कितने की बनी थी? 800 की। उसमें से माइनस करो सबसे इनिशियल वाली चीज की वैल्यू। सबसे इनिशियल इस प्रोसेस में क्या था? व्हीट। व्हीट की वैल्यू कितनी है? 100। एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 700 का। ये हुआ पहले मेथड से। अब दूसरे मेथड से देखें, दूसरे मेथड से क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप देख लो। 100 रुपए की चीज कितने में कन्वर्ट कर दी? 400 में, यानी कि कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? 300 का। फिर वो 400 की चीज कितने में कन्वर्ट कर दी? 800 रुपए में, कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? 400 का। 300 रुपए एक वैल्यू एडिशन हुआ, 400 रुपए एक वैल्यू एडिशन हुआ, टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ इस प्रोसेस में? 700 का। तो चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, बट ये जो आपका वैल्यू निकली है 700, ये है एक्चुअल में वैल्यू एडेड। गलत मेथड से कितनी निकल के आ रही थी? 1300। तो 700 और 1300 रुपए में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअल में इतना हुआ, बट डबल काउंटिंग की वजह से हमने अपने वैल्यू एडिशन को क्या कर लिया? ओवर एस्टिमेट। क्या कर दिया? ओवर एस्टिमेट। एंड ओवर एस्टिमेशन करना गलत है। तो ये कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जब एक ही चीज की वैल्यू को एक से ज्यादा बार गिन लिया जाए। हम व्हीट की वैल्यू को और फ्लोर की वैल्यू को क्यों नहीं गिनेंगे? इसलिए नहीं काउंट करेंगे बिकॉज ये कौन से गुड्स हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। ये दोनों कौन से गुड्स हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। एंड इंटरमीडिएट गुड से कौन सा गुड बना है? फाइनल गुड, जिसका नाम क्या है? ब्रेड। ब्रेड एक ऐसा फाइनल गुड है जिसके अंदर उससे पहले वाले इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी है। तो उन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है कंक्लूजन कि कभी भी वैल्यू एडिशन में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को बार बार काउंट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल आउटपुट बनता है, जो सबसे फाइनल आउटपुट बनता है, सिर्फ उसी की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, बिकॉज उसकी वैल्यू के अंदर उससे पहले के सारे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये है आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड उसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ये? सभी बता दो भाई, क्लियर है या नहीं है? प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। पहला टॉपिक खत्म हो गया, मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा। फिर थ्योरी में भी टॉपिक्स काफी हैं चैप्टर नंबर 4 में।
चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों के पास बुक है 4.5 पेज पे आ जाएं, जिन लोगों के पास नहीं है वो मेरे यहाँ पे मेरी सुनते रहे। फोर 4.5 पेज ही होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज कुछ चेंज कर दिया हो। टॉपिक का नाम क्या है? प्रिकॉशंस। हमने क्या पढ़े हैं? 3 मेथड पढ़े नेशनल इनकम के। हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स पढ़े। तीनों मेथड्स में से नेशनल इनकम ही निकलती है। तीनों मेथड से क्या निकलती है? नेशनल इनकम ही निकलती है। लेकिन तीनों मेथड्स को यूज करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तीनों मेथड्स को यूज करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एंड उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं? प्रिकॉशंस। सो प्रिकॉशंस हमें कुछ चीजों से, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स में कुछ चीजों को कैसे डील करना है, कुछ चीजों को कुछ पर्टिकुलर चीजों को किस तरीके से इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करना है, वो बताती है। तो मैं आपको तीनों मेथड्स की प्रिकॉशंस पढ़ाऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड में किस चीज की बात होती है? वैल्यू एडेड मेथड में बात होती है आउटपुट एंड इनपुट की। वैल्यू एडेड मेथड में बात होती है आउटपुट एंड इनपुट्स की। तो इसलिए इसमें जितनी भी प्रिकॉशंस होंगी वो आउटपुट एंड इनपुट के पर्सपेक्टिव से होगी। वैल्यू एडेड मेथड की जितनी भी प्रिकॉशंस होंगी वो आउटपुट एंड इनपुट के पर्सपेक्टिव से होगी, बिकॉज वैल्यू एडेड में बात ही आउटपुट एंड इनपुट की होती है। ठीक है, पहली प्रिकॉशन तो आप लोग खुद ही बना लोगे। 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है फाइनल गुड और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कौन से गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं लेते? अंकुश का माइक ऑन है। अंकुश बेटा आपका माइक ऑन है। कोई बात नहीं, हम यहां से बंद कर देते हैं, मेरा हाथ पहुंच जाए। चले जी, हमने सबको म्यूट कर दिया। कृपया करके अपने आप को अनम्यूट मत किया करें। अगर आप अपने घर की कमेंट्री नहीं सुनाना चाहते तो, सुनाना चाहते हैं तो करिए ऑन, हमें क्या दिक्कत है? मुझे तो वैसे भी सुनाई नहीं देगी, मैंने तो माइक लगा रखा है। चलें, मैंने आपसे पूछा कौन से गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं ली जाती? कौन से गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं ली जाती, इंटरमीडिएट या फाइनल? कौन से गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं ली जाती? आप लोगों ने आंसर दे दिया। यही आप लोगों की पहली प्रिकॉशन है, यही आपकी पहली प्रिकॉशन है, दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं ली जाती। रीजन, बिकॉज अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी नेशनल इनकम में ले लेंगे तो उससे क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग, और वो हम नहीं चाहते। इंटरमीडिएट गुड्स से जो फाइनल गुड्स बनते हैं, उन फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी होती है। तो जब फाइनल गुड की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में लेंगे तो उसमें सब कुछ, सभी चीजों की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। पहली प्रिकॉशन मैंने अभी अभी समझाया था, इसलिए शायद से आपको क्लियर हुआ हो। अगला पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। अगर किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स के लेन देन की बात आती है, अगर किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेज की बात आती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होती है, वो नहीं ली जाती। रीजन क्या है? सेकेंड हैंड गुड इस साल क्या हो गया है? पुराना। सेकेंड हैंड गुड, देखो पहली बात तो तुम्हें यही पता होनी चाहिए, नेशनल इनकम निकलती है यूजुअली 1 साल के लिए। नेशनल इनकम एक टाइम पे 1 साल के लिए निकलती है। लेट सपोज हमारा अभी साल चल रहा है 21-22। जब 2021-22 की नेशनल इनकम निकलेगी तो जो गुड 2021-22 में पुराना है, जो गुड 2021-22 में क्या है? सेकेंड हैंड है। वो हो सकता है किसी पहले के साल में, लेट सपोज 18-19 में वो क्या होगा? नया। और जब कोई गुड पहली बार बना होगा, जब कोई गुड मार्केट में नया नया प्रोड्यूस हुआ होगा, तब उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया होगा, तब उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया होगा नेशनल इनकम में। जब किसी चीज की वैल्यू एक बार नेशनल इनकम में आ चुकी है तो उसकी वैल्यू को दोबारा से नेशनल इनकम में क्यों ले?
कोई भी सेकेंड हैंड गुड कभी ना कभी नया गुड होता है, और जब कोई नया गुड होता है, नया गुड का मतलब वो अभी अभी पहली बार प्रोड्यूस हुआ है, और जब कोई चीज फैक्ट्री में पहली बार प्रोड्यूस होती है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में साथ साथ ले ली जाती है। तो नए गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में लिया जाता है, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स पुराने हैं, उनकी वैल्यू जब वो नए थे तब उनकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में ली जा चुकी है। और एक गुड की वैल्यू को अगर दो बार काउंट किया जाएगा, अगर एक ही गुड की वैल्यू को दो बार काउंट किया जाएगा तो ये डबल काउंटिंग जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो कोई भी सेकेंड हैंड गुड का लेन देन की जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आती। लेकिन इस सेकेंड हैंड गुड को बेचने या खरीदने में, इस सेकेंड हैंड गुड को बेचने या खरीदने में जो ब्रोकरेज कमाई गई है, अगर बीच में किसी इंसान ने क्या अर्न करी है, कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज या कोई कमीशन अर्न करी है, तो वो नेशनल इनकम में आएगी। पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर एक इंसान बेचने खरीदने के बिजनेस में है एंड बीच में कमीशन अर्न करता है, ये कमीशन फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम? कमीशन फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम? कमीशन एक फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम? बताइए अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ब्रोकरेज वाली कमाई को, कमीशन वाली कमाई को आप कैसे कैसे मानते हैं? जितने लोग ये कह रहे हैं कि एक ट्रांसफर इनकम है, तुम ये सोचो, उस इंसान ने अपनी स्किल्स को यूज करते हुए, उस इंसान ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हुए, अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करते हुए या फिर जो भी यूज करते हुए उसने पैसा कमाया, ये उसका प्रोफेशन है। ब्रोकर्स का भी एक प्रोफेशन, ब्रोकर भी तो एक प्रोफेशन ही है, ब्रोकर भी तो एक काम ही है। ब्रोकरेज के अंदर भी तो एक इंसान अपनी स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने नॉलेज को यूज करता है। तो ये ट्रांसफर इनकम कैसे हो गई? तुम लोगों को लगता है कि ब्रोकरेज तो बैठे बैठे मिल जाती है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। ब्रोकरेज अर्न करने के लिए, कमीशन अर्न करने के लिए काम करना पड़ता है। तो कमीशन एक ऐसी इनकम है, फैक्टर इनकम। आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, कार है, एक इंसान किसी दूसरे इंसान को सेकेंड हैंड कार सेल कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं जानते, तो बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। वो थर्ड पार्टी दोनों लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेगी, तो वो उसकी कौन सी इनकम होगी? फैक्टर इनकम। तो जो ब्रोकरेज की अमाउंट है वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, बिकॉज वो कैसी इनकम अर्न करी है उसने? फैक्टर इनकम। लेकिन जो वो सेकेंड हैंड कार की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू की जो ट्रांजेक्शन है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी, बिकॉज इस साल वो कार सेकेंड हैंड है, बट किसी साल वो कार न्यू थी, और जब कोई कार न्यू थी तब उसकी वैल्यू ऑलरेडी ली जा चुकी है। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं ली जाएगी, चाहे सेल चाहे परचेज, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रोकरेज या कमीशन अगर कोई इंसान अर्न करता है उसकी वैल्यू को लिया जाएगा, बिकॉज ब्रोकरेज या कमीशन एक फैक्टर इनकम होती है। तो ध्यान रखना इस बात। सेकेंड वाला पॉइंट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैं आपको एक साथ बताऊंगा। एक है प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और एक है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, पहले तो याद करवाने का तरीका, आप प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन अपने फॉर्मूले में लेते हो या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स? जब आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाया था वैल्यू एडेड का, मैंने दोनों में से किस चीज को आपके फॉर्मूले में लेने के लिए कहा था, फॉर्मूले में इंक्लूड करने के लिए कहा था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को या प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को? याद करो और बताओ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को ऐड करने के लिए कहा था या सर्विसेज को? बताइए। बिल्कुल सही, मैंने क्या कहा था? गुड्स की वैल्यू लेने को। अगर एक इंडिविजुअल ने, वो ब्रेड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बेकर है, बेकर ने ब्रेड प्रोड्यूस करी, लेकिन उस ब्रेड में से 2 पैकेट ब्रेड अपने घर में ले गया, तो वो गुड उसने बनाया लेकिन वो सेल्फ कंज्यूम कर लिया। आउटपुट उसने किया, बट वो आउटपुट उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया। ऐसी वैल्यू भी नेशनल इनकम के अंदर आती है। लेकिन लेट सपोज एक लॉयर है,
लॉयर दूसरों के लिए केसेस लड़ता है, लेकिन एक बार लॉयर के ऊपर खुद पे केस हो गया तो वो अपने लॉयर की जो एक्सपर्ट प्रोफेशन की जो सर्विसेज है वो खुद को ही दे रहा है। क्या इस चीज की वैल्यू का एस्टिमेट करना पॉसिबल है? एक इंसान जब अपने आप को या फिर अपनी फैमिली को ही कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके वैल्यू का एस्टिमेशन लगाना बहुत मुश्किल होता है, उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक इंसान खुद के लिए बनाए हुए गुड्स को कंज्यूम करता है वो तो नेशनल इनकम के अंदर आता है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज को ही अपने लिए यूज करता है वो नेशनल इनकम के अंदर नहीं आता, बिकॉज गुड्स की मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना इजी है, सर्विसेज के लिए सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक ही सर्विस की अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, तो एक वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो अगर एक इंसान अपनी सर्विसेज खुद को ही देता है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आती, लेकिन अगर एक इंसान अपने गुड्स, अपने बनाए हुए गुड्स अपने आप कंज्यूम या अपनी फैमिली को कंज्यूम करवाता है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में आती है। ये है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस, ये इंक्लूड किया जाएगा, ये सर्विसेज वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड बट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज खुद के लिए कंज्यूम की हुई सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, खुद से एग्जांपल ले लीजिए। एक शेफ है जो अपनी फैमिली के लिए कुक करता है, रेस्टोरेंट्स में कुक करता है तो क्या लेता है? फीस। लेकिन अगर खुद के लिए कुक करता है तो उसके लिए कोई फीस थोड़ा ना लेगा। तो ऐसी सर्विस की वैल्यू को डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी सर्विस की वैल्यू को डिटरमाइन करना क्या है? बहुत ही मुश्किल। तो खुद को जब एक इंसान कोई सर्विसेज देता है तो वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से खुद कंज्यूम की हुई सर्विसेज को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, पर खुद कंज्यूम किए हुए गुड्स को नेशनल इनकम में लिया जाता है। क्या थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस समझ आ गया? थर्ड एंड फोर्थ प्रिकॉशन में डिफरेंस समझ आ गया? थर्ड एंड फोर्थ प्रिकॉशन में डिफरेंस समझ आ गया आपको? ठीक है, हमारे तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीन में से दो के तो प्रिकॉशंस मैं आज करवा ही दूंगा। चलो, अब इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके अंदर दो प्रिकॉशंस और रहते हैं, एक फिफ्थ प्रिकॉशन है और एक सिक्स्थ प्रिकॉशन है। फिफ्थ प्रिकॉशन इंप्यूटेड वैल्यू वाला है, मैं भी इसकी फोटोज वगैरह भेजूंगा तब आप पढ़ लेना। फिफ्थ वाला प्रिकॉशन इंप्यूटेड वैल्यू के ऊपर है, ये वाला अभी तुम्हारी समझ से बाहर आएगा तो इसको हम करेंगे बाद में। फिफ्थ वाले प्रिकॉशन करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी समझाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, अभी मुझे तुम लोगों को समझाना मुश्किल है, इसके लिए मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे जो सामने ही दे पाऊंगा। लेकिन जो सिक्स वाली है वो मैं बता देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लोगों को एटलीस्ट याद तो रहेगी। विल बी डिस्कस्ड लेटर, ये बाद में डिस्कस होगी। चेंज इन स्टॉक, क्या चेंज इन स्टॉक तुम्हारे वैल्यू एडेड के फॉर्मूले में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है? चेंज इन स्टॉक वैल्यू एडेड के फॉर्मूले में ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडेड का? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड। जो कोई चीज फॉर्मूले में ऐड हो रही है ये नेशनल इनकम में क्या होगी? इंक्लूड होगी। ये नेशनल इनकम में क्या होगी? इंक्लूड की जाएगी। तो ये है आपकी 6 प्रिकॉशंस, जिसमें से मैंने आपको 5 करवाई। ये पांचों प्रिकॉशंस कौन से मेथड की है? ये पांचों प्रिकॉशंस हैं आपके वैल्यू एडेड मेथड की। इसमें हमने जो बात करी वो हमने आउटपुट एंड इनपुट के पर्सपेक्टिव से करी, आउटपुट एंड इनपुट के पर्सपेक्टिव से हमने बात करी है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ये प्रिकॉशंस क्लियर होंगी। अगली प्रिकॉशंस जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आपके इनकम मेथड की। इनकम मेथड की हमारी जो प्रिकॉशंस होंगी, इनकम मेथड की हमारी जो प्रिकॉशंस होंगी वो हम डिस्कस करेंगे इनकम के पर्सपेक्टिव से, वो हम डिस्कस करेंगे इनकम के पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप कौन से मेथड के प्रिकॉशंस लिख रहे हो, बिकॉज कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो हर एक मेथड में आएगी, कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो हर एक मेथड में आएंगी, लेकिन वो किस पर्सपेक्टिव से लेनी है इस चीज का ध्यान रखना।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। अगर मैं इसका पेज नंबर याद करूं तो 1.2 अराउंड 4.10 या 4.11 तो होनी चाहिए। इसके प्रिकॉशंस इस पेज पे होनी चाहिए, ढूंढ लेना, बाकी भाई गलत भी होगा तो अपने आप देख लेना। ये एक जनरल आइडिया है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस भी होते हैं क्योंकि एक आध पेज का, तो इसलिए आप देख लें। चलो भाई इनकम मेथड की बात करें। हमने दो तरह की इनकम पर, मैंने आपको दो तरह की इनकम बताई थी, एक बताई थी फैक्टर इनकम, एक बताई थी ट्रांसफर इनकम। एक बताई थी फैक्टर इनकम और एक बताई थी ट्रांसफर इनकम। ये बताओ कौन सी इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती, कौन सी इनकम नेशनल इनकम में नहीं ली जाती, फैक्टर या ट्रांसफर? अगर ये भी गलत बताया तुम लोगों ने तो पिट जाओगे, वर्चुअली पिटाई होगी तुम्हारी। कैसे कैसे मुझे भी नहीं पता। कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता? हमने इनकम मेथड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी। क्यों करी थी? बिकॉज नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम आती है, नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम नहीं आती। सो ट्रांसफर इनकम, जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स होती हैं विल नॉट बी इंक्लूडेड। किसी भी तरीके की ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगी। रीजन बीइंग, जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स होती हैं वो बिना किसी सर्विसेज को, बिना किसी फैक्टर को रेंडर किए मिल जाती है, बिना किसी फैक्टर सर्विसेज को रेंडर किए मिल जाती है, बिना किसी फैक्टर सर्विसेज को रेंडर किए मिल जाती है। और ये किसी भी तरीके की प्रोडक्टिव पर्पस में, किसी भी तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। ट्रांसफर इनकम किसी भी तरीके के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, प्रोडक्टिव पर्पसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू को नहीं लिया जाता। अब हमने बात करी थी सेकेंड हैंड गुड्स की। वैल्यू एडेड में तो मैंने सेल एंड परचेज दोनों वर्ड ले लिए, वैल्यू एडेड में तो मैंने सेल एंड परचेज दोनों वर्ड लिए, लेकिन अब सेल एंड परचेज में से एक वर्ड लिया जाएगा। इनकम के पर्सपेक्टिव से बचाओ, सेल के टाइम पे इनकम होती है या परचेज के टाइम पे? सेल के टाइम पे परचेज होती है या फिर परचेज के टाइम पे? तो हमें मेथड के अकॉर्डिंगली वर्ड यूज करना है। यहां पर इनकम मेथड है तो सिर्फ वो वर्ड का यूज करेंगे जो इनकम जनरेट करेगा। अब वो इनकम कैसी होगी वो देख लेंगे। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर एक इंसान अपना कोई सेकेंड हैंड गुड बेचता है और उससे कोई पैसा अर्न करता है, कमाता है, तो वो वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी, बिकॉज वो इंसान उस गुड को सेकेंड हैंड बेच रहा है। लेकिन किसी ना किसी इंसान ने उस गुड को फर्स्ट हैंड बेचा होगा, नया बेचा होगा, तब जो इनकम अर्न की गई होगी वो इनकम एक ही बार आनी चाहिए। लेकिन सेकेंड हैंड गुड की सेल में, लेकिन इस सेकेंड हैंड गुड की सेल में अगर कोई इंडिविजुअल ब्रोकरेज या फिर कमीशन अर्न करता है, ब्रोकरेज या कमीशन की इनकम अर्न करता है, वो इनकम नेशनल इनकम के अंदर आएगी, वो वाली इनकम नेशनल इनकम के अंदर आएगी। ठीक है। अब तीसरा जो मैं बताऊं तुम्हें, ये वाला पॉइंट अलग है। सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर कह लो बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे। कंपनीज के ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पैसा लेने के। अगर जब कंपनीज को पैसा चाहिए होता है तो वो लोगों से शेयर्स, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेती है। अब जब लोगों के पास शेयर डिबेंचर्स होते हैं तो लोग शेयर डिबेंचर्स आपस में बेच खरीद लेते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो आपस में शेयर्स डिबेंचर्स का बेचना खरीदना करते रहते हैं। शेयर मार्केट में यही तो होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस ये है जो शेयर्स हैं, कल वो आपके नाम थे, आज वो मेरे नाम हो गए, कल वो किसी और के नाम हो जाएंगे। क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल। क्या चेंज हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सिर्फ और सिर्फ क्या है? पेपर क्लेम है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक पेपर क्लेम, यानी कि कल उस शेयर पे आपका हक था, आज मेरा है, आने वाले दिनों में किसी और का होगा। जब शेयर्स, डिबेंचर्स का लेन देन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल। आज उसकी ओनरशिप किसी और के हाथ में है, कल उसकी ओनरशिप किसी और के हाथ में। लेकिन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के खरीदने से, बेचने से इकोनॉमी
इकोनॉमी के वैल्यू एडिशन नहीं होता, इकोनॉमी में एक तरीके से वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो ऐसी इनको क्या बोलते हैं, शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। इनको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रांजैक्शंस नेशनल इनकम में नहीं आती, नेशनल इनकम में नहीं आती। इसके बाद मैं तुम्हें एक छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन कल इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन कल। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये सिर्फ क्या है, पेपर क्लेम। तो किसी भी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस का जो फायदा नुकसान है वो नेशनल इनकम में नहीं है, वो नेशनल इनकम में नहीं आता। अगला पॉइंट क्या है हमारा, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब क्या होता है, सट्टेबाजी की इनकम। वो इनकम जो एक इंसान जुए से, हॉर्स रेस से, कार्ड्स से, चेस से, लॉटरीज वगैरह से जीतता है, ऐसी इनकम्स को क्या बोला जाता है, विंडफॉल गेन्स। अब खुद सोचो, एक इंसान अगर लॉटरी जीता है या फिर कुछ सट्टेबाजी में जीता है, तो फैक्टर इनकम तो नहीं है वो कौन सी इनकम है, ऑब्वियसली ट्रांसफर इनकम। किसी भी तरीके की फैक्टर इनकम नहीं हो सकती, वो कहीं से कहीं तक वो फैक्टर इनकम नहीं हो सकती। तो विंडफॉल गेन्स हमारे विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं किए जाते, बिकॉज ये क्या है, आपके ट्रांसफर इनकम भी नहीं है एक तरीके से। ये एक ऐसी इनकम है जिसको कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज इनके लेन देन में, इसकी कमाई में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। फिफ्थ वाला पॉइंट इम्प्यूटेड वाला है, और मैंने आपको वैल्यू एडेड में भी कहा, इम्प्यूटेड वाले की बात हम करेंगे बाद में, इम्प्यूटेड वाला मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, तो फिफ्थ वाला मैं स्किप कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं सिक्स के ऊपर, पेमेंट्स क्या था, आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। अगर एक इंसान अपनी पुरानी सेविंग से कोई पेमेंट करता है, अगर एक इंसान कोई पुरानी सेविंग से अपनी पेमेंट करता है, वो भी नेशनल इनकम के अंदर नहीं गिनी जाती। नेशनल इनकम में इनकम की बात होती है, नेशनल इनकम में किसकी बात होती है, इनकम की। लेकिन जब एक इंसान अपनी पुरानी पूंजी, इसे पूंजी कह लो या वेल्थ कह लो, जब एक इंसान अपने वेल्थ में से पेमेंट करता है, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। तो नेशनल इनकम में इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती हैं, लेकिन एक इंसान की जो ये पुराने पैसे बचाए हुए, पुरानी सालों की सेविंग्स में से जब कुछ पे करता है, तो वो क्या कहला, वो किस में से ट्रांजेक्शन कहलाती है, वेल्थ में से। और वेल्थ वाली ट्रांजेक्शन्स नेशनल इनकम में नहीं आती। नेशनल इनकम में ट्रांजेक्शन्स आती हैं करंट इनकम वाली, जो एक इंसान करंट में इनकम अर्न करके जो ट्रांजेक्शन्स करता है, वो आती है नेशनल इनकम के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, 5 हैं 6 थे, एक स्किप किया तो 5 हो गए। ये आपका इनकम मेथड की प्रिकॉशंस हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी बताना, टाइम कम। एक्सपेंडिचर मेथड की तो फटाफट हो जाएंगी, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, बिकॉज इनकम मेथड का ऑपोजिट है। इनकम मेथड में जो चीजें हमने इनकम के पर्सपेक्टिव से पढ़ी हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में वही चीजें हम खर्चों के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इनकम मेथड में जो चीजें हमने इनकम के पर्सपेक्टिव से पढ़ी, वही चीजें हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज सभी को क्लियर होगा। जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया भाई उनको क्लियर है, जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे वो आप खुद के लिए, अपने लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग पूछना हो पूछ सकते हो अभी भी, लेकिन नहीं पूछ रहे तो आपके ऊपर। ठीक है, तो आज हमने थ्योरी काफी खत्म कर ली, 2 प्रिकॉशंस कर ली, डबल काउंटिंग कर ली। कल प्रिकॉशंस खत्म करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे आगे, जो हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, दैट्स इट। आप में से जिन लोगों के अभी तक मे के ड्यूज पेंडिंग है, आप में से जितने लोगों के अभी तक मे के ड्यूज पेंडिंग है, आपके पास संडे तक का टाइम है क्लियर करने का। संडे के बाद कोई डेडलाइन नहीं मिलेगी आप लोगों को, संडे तक अपना क्लियर करें सभी के सभी। ठीक है, जिनका मई तक क्लियर है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जिन लोगों का नहीं है वो लोग कान खोल के सुन लें, संडे तक का आपका लास्ट टाइम है। ओके, चलिए, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।